जय हिंद। एक एसडीएम ने गवर्नर यानी राज्यपाल को समन भेज दिया और कहा कि हमारी कोर्ट में आकर पेश हों। 10 अक्टूबर को जब यह समन राजभवन में पहुंचा तो हड़कंप मच गया। इस समन में राज्यपाल को 18 अक्टूबर के दिन अब राजभवन के सभी सीनियर ऑफिसर्स ने भी ये सब पहली बार देखा था। उनके लिए यह अजीबोगरीब स्थिति थी कि एक एसडीएम राज्यपाल को कैसे बुला सकता है। अब ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है कथित तौर पर जमीन को गलत तरीके से बेचने और सरकार द्वारा उसका अधिग्रहण करने से। एक व्यक्ति का आरोप है कि उसकी जमीन धोखे से बेची गई और उसके बाद सरकार ने उसे एक्वायर कर लिया और जो कंपेंसेशन मिला वो उसे नहीं मिला, वो उस व्यक्ति को मिला जिसने उसे कब्जाया हुआ था। समन मिलने के बाद राज्यपाल के दफ्तर का तर्क है कि गवर्नर एक संवैधानिक पोस्ट है और वो इन सब बातों से इम्यून है। एक एसडीएम उन्हें नहीं बुला सकता, किसी भी कोर्ट में उनके खिलाफ मामला नहीं चल सकता। धारा 361 का इसे लेकर हवाला भी दिया गया है। जय हिंद। 10 तारीख को अचानक राज्यपाल के दफ्तर में एक लेटर पहुंचता है। जब उसे खोला जाता है तो उसके अंदर एसडीएम की कोर्ट के समन होते हैं जिसमें राज्यपाल को उनकी कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया गया था। यह सब देखकर सभी हैरान परेशान कि आखिर एक एसडीएम कैसे राज्यपाल को अपनी कोर्ट में बुला सकता है, जिसके बाद आनंद फानन में एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया। पूरा मामला क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील यह है कि आप लाखों की संख्या में हमारा चैनल देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं जानता हूं कि ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये है ही इतनी दिलचस्प। अब राज्यपाल के दफ्तर में यानी राजभवन में जब एसडीएम के ये समन रिसीव किए गए तो सभी अधिकारी हैरान और परेशान थे कि आखिर ऐसा कैसे किया गया। अब देखिए, एक प्रोसेस होती है हर सरकारी दफ्तर में, ऐसे ही राजभवन में भी होती है कि जो भी लेटर आते हैं, जो भी रिसीविंग होती है, वो उसको डायरी किया जाता है, यानी दर्ज किया जाता है कि किस तारीख को कितनी पत्र संख्या को रिसीव किया गया, ताकि उसका रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन किया जा सके। तो ये समन भी पहले डायरी हुआ, उसके बाद एक पूरा प्रोसीजर बना होता है कि पहले ये फाइल इस ऑफिसर के पास जाएगी, फिर उस अधिकारी के पास जाएगी, और करते करते ये जो लेटर है ये पहुंचा सीनियर अधिकारियों के पास। अब गवर्नर के स्पेशल सेक्रेटरी ने बदायूं के डीएम को कम्युनिकेशन भेजा और पूछा कि क्या यह सब सही है। दरअसल बदायूं के ही एसडीएम जुडिशियल द्वारा यह समन जारी किए गए थे। अब गवर्नर जो है वो संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत पूरी तरह इम्यून है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, संवैधानिक अथॉरिटी है, इसलिए उन्हें कोई भी कोर्ट इस तरह से समन नहीं कर सकती। अब डीएम ने जब ये पूरा मामला सुना तो वो भी हैरान रह गए। उसके बाद उन्होंने एसडीएम को चेतावनी जारी की कि आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने शासन को रिपोर्ट भी भेज दी कि ऐसा ऐसा हुआ है, अब इसके तहत जो भी कार्रवाई है वो शासन करे। इस बीच क्योंकि डीएम को पावर नहीं होती है एसडीएम को सस्पेंड करने की, एसडीएम को सस्पेंड करने की पावर अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास होती है, डीएम ने अपने स्तर पर पेशकार बदन सिंह को फौरन सस्पेंड कर दिया। अब उसके बाद जब शासन को डीएम ने रिपोर्ट भेजी तो शासन ने भी फौरन एसडीएम को सस्पेंड कर दिया। अब यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर एसडीएम ने राज्यपाल को बुला लिया तो इतना बड़ा क्या मामला है। दरअसल नियम यह कहता है कि कोई भी कोर्ट में इस तरह से मामला नहीं चल सकता राज्यपाल के खिलाफ, और अगर एसडीएम ऐसा कर रहा है और उसे नियमों का पता नहीं है तो यह भी सस्पेंशन का एक आधार है। अब ये पूरा मामला आखिर शुरू कहां से हुआ, इसकी बैकग्राउंडिंग क्या है। दरअसल बदायूं में एक गांव है जहां का ये मामला है। वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम चंद्रहास है, वो रहा करता था, अपनी बुआ को भी अपने घर रखा करता था। बुआ का नाम था कटोरी देवी। बुआ की शादी नहीं हुई थी, इसलिए देखभाल बुआ की वही किया करता था। 28 साल चंद्रहास ने अपने घर पर बुआ को रखा, उनकी सेवा की। उसके बाद कटोरी देवी का देहांत हो जाता है। अब देहांत के बाद जो भी बुआ के हिस्से की जमीन थी वो चंद्रहास को मिलनी थी, पर इस बीच में आरोप चंद्रहास का यह है कि उसकी बुआ की बहन का जो बेटा है चंद्रपाल, उसने उस जमीन को खुद ही बेच दिया। एक तीसरे शख्स जिसका नाम लेखराज है, उसको यह जमीन बेच दी गई और उनकी नॉलेज में यह बात थी भी नहीं। अब 3 बीघा यह जमीन थी जिसका मामला किसी तरह से घर में निपट जाता। पर फिर आया साल 2020, एक सरकारी योजना जिसके तहत 4 लेन एक्सप्रेसवे बनाया जाना था वो पास हुई।
और उसके तहत जो लैंड एक्विजिशन होनी थी, जमीन का अधिग्रहण होना था, उसमें यह जमीन चंद्रहास की जमीन कह लीजिए या लेखराज की जमीन कह लीजिए या चंद्रपाल की कह लीजिए, वो जमीन भी आ रही थी। उसका अधिग्रहण किया गया और उसके बदले 19 लाख की राशि लेखराज को दे दी गई। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कई जगह 19 लाख है और कई जगह 12 लाख रुपए की राशि बताई गई है। लैंड एक्विजिशन के मामले में अक्सर जो पार्टी अभी मालिक है उसको तो पता चलता ही है, जो पुराने जो उसके मालिक रहे हैं उनको भी इसका बड़ी आसानी से पता चल जाता है। तो चंद्रहास को जब पता चला कि इतनी राशि लेखराज को मिली है तो वो भी हैरान रह गया। उसके बाद वो पहुंचा एसडीएम जुडिशियल की कोर्ट में, वहां पर मामला दर्ज कर दिया। उसने कहा कि ये जो एक्विजिशन हुई है, इसमें जो पैसा मिला है ये मुझे मिलना चाहिए, मैं हूं ओरिजिनल ऑनर। उसने अपने इस मामले में पार्टी बनाया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, लेखराज को और इसके साथ ही माननीय राज्यपाल को। नॉर्मली ये होता है कि जिस भी कोर्ट में कोई मामला दायर किया जाता है उसमें जितनी पार्टीज बनाई जाती है तो सभी को एक समन इशू होता है। वो बिना देखे ही एक रूटीन प्रोसेस है, उसमें समन इशू होता है। पर इसमें यह देखा जाना चाहिए था कि राज्यपाल को कैसे पार्टी बनाया जा सकता है और कैसे यह कोर्ट समन कर सकती है। पर इनडिस्क्रिमिनेटली राज्यपाल को एसडीएम ने समन जारी कर दिया। अब जो राज्यपाल के स्पेशल सेक्रेटरी हैं उन्होंने हवाला दिया था आर्टिकल 361 का। देखिए आर्टिकल 361 संविधान का कहता है, वो खास तौर पर प्रोविजन करता है प्रोटेक्शन टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स एंड राज प्रमुख्स, यानी कि राष्ट्रपति, गवर्नर और राज्य प्रमुखों के लिए यह खास तौर पर प्रोटेक्शन दी गई है। ये तीनों अपनी पावर के इस्तेमाल के लिए किसी भी कोर्ट को जवाबदेह नहीं है, ये कहता है आर्टिकल 361। यानी कि कोई भी कोर्ट में इनके खिलाफ मामला इस तरह का नहीं चलाया जा सकता। वहीं एक एक्सेप्शन है यहां पर कि अगर संसद द्वारा कोई कोर्ट, ट्राइब्यूनल बॉडी जो अपॉइंट की गई है वो आर्टिकल 61 के तहत लगे आरोपों पर राष्ट्रपति के कंडक्ट को रिव्यू करना चाहती है तो वो कर सकती है। राष्ट्रपति के कंडक्ट को अगर आर्टिकल 61 के तहत कोई आरोप लगा है तो संसद द्वारा जो कोर्ट है अपॉइंट की गई वो इसको रिव्यू कर सकती है। आर्टिकल 361 का पॉइंट नंबर 2 कहता है कि तीनों के खिलाफ, राष्ट्रपति, गवर्नर और राज्य प्रमुखों के खिलाफ अपने टेन्योर के दौरान कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती। तीसरा पॉइंट है कि तीनों को, गवर्नर, राष्ट्रपति और राज्य प्रमुख को अरेस्ट या जेल नहीं की जा सकती जब तक वो अपने पद पर आसीन है। चौथा पॉइंट कहता है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्य प्रमुख के खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं अगर उस संदर्भ में उन्होंने अपनी निजी कैपेसिटी में कुछ किया है। तो यह समझना जरूरी है, निजी कैपेसिटी और ऑफिशियल कैपेसिटी में फर्क है। यहां पर ऑफिशियल कैपेसिटी में राज्यपाल इन्वॉल्व थे, मगर निजी कैपेसिटी में अगर यह मामला होता तो सिविल प्रोसीडिंग के तहत चलाया जा सकता था। वहीं जो एसडीएम ने समन भेजा वो भेजा रेवेन्यू कोड के सेक्शन 144 के तहत। अब रेवेन्यू कोड का सेक्शन 144 क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को किसी जमीन का मालिक कहता है तो वो अपने अधिकारों की डिक्लेरेशन के लिए मामला दर्ज करवा सकता है। वो कह सकता है कोर्ट को कि मुझे इसका मालिक डिक्लेयर किया जाए। अब जब वो मामला दर्ज करवाने पहुंचेगा तो एक तो वो खुद पार्टी बन गया, दूसरा जो व्यक्ति जो गलत तौर पर उसका मालिक बना हुआ है या कब्जा किया हुआ है, तीसरा राज्य को, स्टेट को उसमें पार्टी बनाया जाएगा, और चौथा वहां की अगर ग्राम पंचायत की जमीन है तो उसे भी पार्टी बनाया जाएगा। अब इस मामले में सही तौर पर देखें तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पार्टी बनाया जाना था, जो कि बनाया गया, पर गवर्नर को सीधे तौर पर पार्टी बनाना गलत था। अब देखिए सीधा सा सवाल यह है कि एक पीसीएस ऑफिसर जिसको अपॉइंट खुद गवर्नर करते हैं वो कैसे गवर्नर को अपनी कोर्ट में बुला सकते हैं? अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, यानी राज्य के प्रमुख को, वो अपनी कोर्ट में आने के लिए कह रहे हैं, जो कि सरासर नियमों के खिलाफ जाता है। देखिए, ये समझिए कि एक पीसीएस ऑफिसर जब अपॉइंट होता है तो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी गवर्नर होते हैं। अब जो सर्विस है, पीसीएस की जो सर्विस है, उसमें कितने अधिकारी होंगे? 300 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी तय गवर्नर करते हैं। अगर पीसीएस अधिकारी की प्रमोशन होती है या नीचे से किसी का पीसीएस में प्रमोशन होता है तो वो भी गवर्नर ही करते हैं। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में भी अगर कोई अपॉइंटमेंट पीसीएस के तहत होती है तो उसे भी गवर्नर करते हैं। उसके लिए जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए या परीक्षा के लिए जो भी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं वो भी तय गवर्नर करते हैं। तो कुल मिलाकर सारा कुछ गवर्नर करते हैं। तो ऐसे में एक अधिकारी को भी ज्ञात होना चाहिए कि जो गवर्नर हैं उन्हें बेसिकली संविधान के तहत इम्यून किया गया है।
वहीं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पायरेंट्स को ये पता होगा कि किसी भी आईएएस को, पीसीएस को आसानी से सस्पेंड नहीं किया जा सकता, आसानी से हटाया नहीं जा सकता। आर्टिकल 311 वो बना हुआ है प्रोटेक्शन के लिए। किसी भी आईएएस या पीसीएस अधिकारी को अपॉइंटिंग अथॉरिटी हटा सकती है और अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही सस्पेंड कर सकती है। और अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, यहां पर गवर्नर है। तो अगर यह मामला इतना गंभीर था तो इसीलिए इस एसडीएम को सस्पेंड भी कर दिया गया। बहरहाल इस पूरे मामले से हमें सीख यह मिलती है कि अगर कोई भी अधिकारी अपनी कुर्सी पर बैठा है, चाहे वो कितना ही सीनियर अधिकारी है, अगर उसे नियमों का ज्ञान नहीं है या वो नियमों से इतर जाकर कुछ भी कर रहा है, तो उसकी नौकरी पर तलवार लटकनी लाजमी है। जय हिंद।